आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ORS में एक बार जोरदार स्वागत है। तो हम रोज़ाना की तरह यूपी पुलिस हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह 10वां नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने 9 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और हम पहले की तरह तो हर टेस्ट में हमारा जो रहता है वो कम समय में हम 50 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ताकि आपका टाइम भी ना ख़राब हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। तो यह जो हिंदी है आपका RO वीडियो UP SSC यानी जहाँ जहाँ से भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए आपका यह इम्पोर्टेंट क्लास है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम ये वीडियो यह जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें कि आपके आज के क्वेश्चन में क्या क्या है। तो पहले ही क्वेश्चन में गद्यांश दे रखा है। गद्यांश जो है वह सभी प्रकार के प्रश्नों सभी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमने 5 क्वेश्चन गद्यांश से लिया है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई थी, चार दीवारी पर कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती आदि आदि समाज सुधारक ने नारी जगत के काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक ही रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों संतुलन होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना है अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर होना चाहिए। तो ये तो हमारा आपका गद्यांश था। अब इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान कैसा था। तो प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो आपका प्राचीन काल में नारी का स्थान जो था वह अग्रगण्य था। कैसा। तो प्राचीन काल में जो नारी का स्थान था वह अग्रगण्य था। और नारी तू नारायणी सही व्याख्या क्या है। नारी तू नारायणी सही व्याख्या क्या है। तो देखिए, नारी नारायण की तरह पूजनीय है। क्या। तो नारी जो है वह नारायण की तरह पूजनीय है। तो गद्यांश का यही आपका अर्थ था। और देश का उद्धार कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए। तो देश का उद्धार कैसे होगा। नारी अशिक्षित रहेगी तो युवा वर्ग के मादक मादक द्रव्यों के सेवन करने से, या नारी को समाज में स्थान देने से, या किसानों का कर्ज माफ़ करने से। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे का क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नारी को समाज में स्थान देने से जो है देश का उद्धार होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चौथा नंबर है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो भारत मेरा देश है, या नारी तू नारायणी है, भारत और गरीबी है, मेरे लिए सपनों का भारत है। तो क्या है। तो चौथे का जो है नारी तू नारायणी है, यानी नारी जो है वह नारायण के समान पूजनीय है। यही आपका गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। अगर आपके ज़िले में बाढ़ आ रही है तो आप किसको इसका जो शिकायत पत्र है आप किसको लिखेंगे। लेखाधिकारी को, जिला अधिकारी को, कुलपति महोदय को, या आचार्य महादेव को। तो किसको लिखेंगे। अपने जिला अधिकारी को जो है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखेंगे। और किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय लिखेंगे या प्रिय आत्मज लिखेंगे। तो किसी अधिकारी को पत्र लिखने के लिए जो हम संबोधन का यूज करेंगे वह करेंगे माननीय महोदय। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में यह लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो जिस रूप में यह लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए प, फ, ब, भ, म, यह कैसे व्यंजन हैं। तो दंत है, ओष्ठ्य है, तालव्य है या कंठ है। तो आपके कैसे हैं 8वां, तो कैसे हैं, तो ये आपके ओष्ठ व्यंजन है। क्यों, ये प वर्ग जो है यह ओष्ठ व्यंजन आपका होता है। बाकी आपका देखिए आपका तय, आपका जो तय होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, न होता है, ये आपके आपके दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं, क्योंकि आपके द से शुरू, आपके त से शुरू होते हैं। ये आपके दंतस्थ व्यंजन होते हैं। बाकी आपके तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपका च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इ हो गया, ये आपके तालव्य व्यंजन है। और कंठ व्यंजन कौन से होते हैं, तो क, ख, ग, घ और अंग, ये सब हमारे कंठ व्यंजन हैं। और देखिए दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण या अंतस्थ या महाप्राण। तो क्या कहते हैं, तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। वर्ण तालिका के अनुसार जो आपका हास्य है, प्लुत है, दीर्घ है, ये सब क्या हैं, तो स्वर हैं, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग हैं। तो वर्ण तालिका के अनुसार जो हास्य और दीर्घ प्लुत क्या है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तो ये स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपका हास्य स्वर कौन सा है, तो आपका ए हो गया हास्य स्वर में, छोटी ई हो गई, और आपका छोटा ऊ हो गया, और ऋषि हो गया, ये आपके हास्य स्वर हैं। और दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें आपकी बड़े मात्रा लगते हैं, जैसे आपका बड़ा आ हो गया, और आपका बड़ी ई हो गई, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, और क्या होता है, तो आपका ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, और आपका औ हो गया, ये सब क्या है, तो ये आपके दीर्घ स्वर। अपुलित स्वर कौन होते हैं, तो इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे आपका ओहिम हो गया, क्या, तो आपका ओहिम हो गया, ये आपके पुलिस स्वर में आते हैं। 11 नंबर देखिए माहेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, तो देखिए माहेश्वर का सही विच्छेद क्या होगा, तो आ होगा, आ प्लस ए बन मिलकर क्या बनेंगे, तो ए बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यानी जो यथाशक्ति है उसमें आपका कौन सा समास है। तो और ये आपका देखिए इसमें कौन सा समास है, तो आपका अव्ययभाव समास है। क्या, तो इसमें आपका अव्ययभाव समास है। जिस समास का पूर्व पद आपका अव्यय हो उसे हम क्या अव्ययभाव समास कहते हैं। और 13 नंबर देखिए लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। रेखांकित शब्द क्या है, यानी जो अध दे रखा है ये क्या है। यानी अध जो क्या दे है, तो संज्ञा है, उपसर्ग है, अपव्यय है, या आपका प्रत्यय है। तो अध क्या है, तो अध जो है आपका ये अध जो है आपका यह आपका उपसर्ग है। कैसा है, क्या तो है, तो जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ आदि में जुड़कर उनके अर्थ को विशेषण लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और आगे देखिए 14 नंबर, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा है, तो वाह वाह कैसा आपका शब्द है रेखांकित, तो ये आपका है हर्षबोधक आपका अव्यय है। क्या है, तो आपका हर्षबोधक अव्यय है।
और 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को निम्नलिखित शब्दों में आपको आपको क्या तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो क्या होगा तत्सम शब्द? तो कारण है, तो क्या है? कारण है, या फिर लोहा है, या बंदर है, या दूध है। तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना, तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, तो क्या है? तो आपका कारण, कारण क्या है? तो कारण आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? तो कारण होता है। क्या? तो कारण होता है। अब निम्नलिखित में आपको तद्भव शब्द की पहचान करना है। निम्नलिखित में आपको तद्भव शब्द की पहचान करना है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा आपका? तो जामुन। क्या हो जाएगा? तो जामुन हो जाएगा। अन्य इसके तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो जामुन के क्या होता है? तो जम्बू। क्या? तो जम्बू। जम्बू इसका तत्सम शब्द है। और 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। आपका विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा 17 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर सी, आलमारी। आलमारी कैसा शब्द है? तो आलमारी आपका भी आलमारी जो है आपका, यह विदेशी शब्द है। और देखिए पुर्तगाली कैसा शब्द है? तो ये आपका पुर्तगाली शब्द है आलमारी। और आपके पुर्तगाली में कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे आपका पपीता हो गया, नीलाम हो गया, अनानास हो गया। और अरबी में कौन सा शब्द आपके होते हैं? तो अरबी में आपका अदालत हो गया, आपका अल्लाह हो गया, मजबूर हो गया, अदालत हो गया। और तुर्की क्या होती है? तो तुर्की में आपका बारूद हो गया, सुरंग हो गया, उर्दू हो गया, कैंची हो गई। ये सब हमारे तुर्की शब्द हैं। और 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से आपको अर्ध शब्दों को पहचानना है। तो अर्ध तत्सम शब्द आपको पहचानना है 18 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा? तो अक्षर। अक्षर जो है आपका अर्ध तत्सम शब्द है। और 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो जिन संख्याओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो जिन संख्याओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं 19 नंबर में? तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संख्याओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों की बोध होता है तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका देश हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया। और 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? तो कौन सा है? शासन है, अनुशासन है, अनुशंसा है, या अनुशासित है। तो कौन सा है? तो आपका विशेषण। तो अनुशासित। अनुशासित जो है आपका, यह है आपका विशेषण है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे केवल एक अनुशासित सिपाही है। क्या? तो केवट एक अनुशासित सिपाही है, शीला अच्छी लड़की है। और वह धीरे धीरे चला, रेखांकित शब्द को पहचानना है। यानी जो धीरे धीरे दे रखा है वह क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है। तो क्या है? तो ये आपका क्रिया विशेषण है। क्या? तो ये आपका क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों द्वारा क्रिया का विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो कैसा शब्द है? तो संबंध सूचक अवयव है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, या समुच्चय बोधक अवयव है। तो रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये क्या है? तो ये आपका संबंध सूचक अवयव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता का हर्ष, शोक आदि से भाव से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक अथवा भाव से होता है, तो उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। और देखिए, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हूँ, सफल हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो जो आपका रेखांकित शब्द यानी तक दे रखा है वह क्या है? तो निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, या संज्ञा है। तो क्या है?
तो ये आपका निपात है। निपात तो क्या होते हैं? तो निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जिनका लिंग वचन नहीं होता। निपात सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। निपात जो होता है वह वाक्य में जोर या बल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो दिनकर है, या फिर आपका नरेश है, कलघर है, कलाधर है, या सारंग है। तो क्या हो जाएगा? तो सूर्य का पर्यायवाची तो आपका दिनकर हो जाएगा। और सूर्य का पर्यायवाची आपके कौन कौन से होते हैं? तो आपका दिनकर तो हो ही गया, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली। बाकी आप देखिए नरेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राजा, भूपति, नरपात, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह, महाबीप। और देखिए कलाधर का क्या हो जाएगा? कलाधर का तो कलाधर का आपका हो जाएगा चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, इंद्र या मृगांक। और सारंग का क्या हो जाएगा? आपका सारंग का पर्यायवाची तो धनुष, पिनाक, सरसन, चाप और कमान। और 26 नंबर देखिए लौकिक जगत की माया, माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। यानी लौकिक का आपका विलोम क्या आपका क्या हो जाएगा? तो लौकिक का आपका अलौकिक हो जाएगा। और श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचाननी है। तो श्रुति शब्द युग्म की अर्थ भिन्न वाली सही जोड़ी आपको पहचाननी है 27 नंबर में। तो क्या हो जाएगा? तो कुल और कुल क्या? तो कुल और कुल एक कुल जिसका अर्थ होता है खानदान, और एक कुल का अर्थ होता है किनारा। एक कुल का अर्थ होता है कि आपका खानदान, या छोटे वाले का अर्थ क्या होता है? तो खानदान। और एक कुल का अर्थ होता है आपका किनारा। क्या? तो किनारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जिसका कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा आपका? तो अनुपम। क्या? तो आपका अनुपम हो जाएगा। और जो बहुत कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। क्या? तो जो बहुत कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसको ज्ञानी कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। और जो किसी का अनुसरण करता है उसे अनुयायी कहते हैं। क्या? तो अनुयायी कहते हैं। और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का जोड़ा को पहचानिए। श्रुति सम 29 नंबर है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को जोड़े को पहचानना है 29 नंबर में। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए अपेक्षा उपेक्षा। क्या? तो आपका अपेक्षा और उपेक्षा। और एक का अर्थ आपका हो क्या होगा? निरादर। और दूसरे का अर्थ क्या हो जाएगा? और अवहेलना। और देखिए समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है? समानार्थी शब्द की जोड़ी आपकी नहीं है 30 नंबर में। तो क्या? तो निशा का निशाचर। निशा का क्या होता है? तो निशा का अर्थ आपका होता है अंधेरा। और निशाचर का अर्थ क्या होता है? तो राक्षस। क्या होता है? तो आपका राक्षस। और 31 नंबर देखिए निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो आपको शुद्ध शब्द की पहचान करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? आजीविका। आजीविका जो है आपका वह शुद्ध दे रखा है। बाकी आपका आशीर्वाद कैसा दे रखा है? तो आशीर्वाद में आपका यहाँ पे ये मात्रा होना चाहिए था। और देखिए अध्ययन क्या है? तो अध्ययन ऐसे नहीं, तो आपका एक यह और बीच में होना चाहिए था। और ऊनी में क्या है? तो ऊनी में आपका बड़ा ऊ होना चाहिए। और देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं।
परसर्ग कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या विशेषण कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे परसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कांत का कांति। क्या? तो कांत का कांति। देव का देवी होता है और मामा का मामी होता है, गधा का गधी होता है। और देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव आपका बहुवचन होता है? तो लड़का है, प्राण है, घोड़ा है, घोड़ी है या चिड़िया है? तो कौन सा आपका बहुवचन होता है हमेशा के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्राण जो होता है वह सदा आपका बहुवचन में रहता है। बाकी आपका लड़का का लड़के होगा और घोड़ी का क्या होगा? तो घोड़ी का आपका घोड़ियाँ होंगी और चिड़िया आपका यहाँ पे चंद्रबिंदु लग जाएगा तो यह आपका बहुवचन बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। 35 में से आपको अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। तो क्या? तो रामू खाना खा रहा था, ये क्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माँ खाना बना चुकी है, ये क्या है? तो ये पूर्ण भूतकाल है। क्या? माँ खाना बना चुकी है तो पूर्ण भूतकाल है। बाकी मुझे बाहर जाना है तो ये तो आपका वर्तमान काल है। और हम घूमने जाएंगे तो ये आप भविष्य में जाएंगे तो ये आपका भविष्य काल है। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, लिंग प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे उसे क्या कहते हैं? तो क्रमवाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं, भाववाच्य या सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन के प्राय, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका कृतवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 37 नंबर में, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है तो क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए मैं और हम ये आपका उत्तम पुरुष में होगा। और क्या? देखिए मध्यम पुरुष में क्या होगा? तो तू और तुम ये आपका मध्यम पुरुष में होगा। और देखिए अन्य पुरुष में क्या होगा? तो वह और वे ये आपके अन्य पुरुष में होगा। और जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का संयोजन अव्ययों द्वारा होता उसे क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमारा संयुक्त वाक्य। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो तुम कहाँ जा रहे हो तो क्या हो रहा है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक आपका वाक्य हो जाएगा। और 40 नंबर देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो क्या गलत को आपको पहचान करना? श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी होना चाहिए था, इंदिरा गांधी। तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना, तो मेरे ऊपर कृपा करें। क्या? तो मेरे ऊपर कृपा करें ये आपका अशुद्ध है। क्या? तो ये आपका अशुद्ध है। बाकी मेरे घर के सामने पाठशाला ये बिल्कुल सत्य है, वहाँ भारी भीड़ है ये भी सही है। और 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानना है। 41 में आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो तुमको कुछ कहता मैं तुमको कुछ कहता है, तो ये तो हमारा गलत, ये तो कोई आपका अशुद्ध वाक्य। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी क्या होगा? प्रत्येक को 5-5 रुपए दे दीजिए, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारे को जाना है, नहीं तुम्हें जाना है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो प्रत्येक को 5-5 रुपए दे दीजिए, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और देखिए आजकल के बच्चे माता पिता
कि आँखों में धूल झोंकने का कुशल रेखांकित पद का मुहावरा अर्थ क्या होगा। यानी आँखों में धूल झोंकने का कुशल आपका रेखांकित पद का मुहावरा क्या होगा। क्या होगा आपका, तो धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो कौन सा 43 नंबर है हमारा, तो क्या हो जाएगा, तो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। क्या, तो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। रेखा निम्नलिखित चिन्हों में आपको पूर्ण विराम को पहचानना है। तो पूर्ण विराम आपका कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा पूर्ण विराम है। बाकी आपका ये तो आपका अर्ध विराम है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका योजक चिन्ह है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका प्रश्नवाचक है। तो ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्हों का कौन सा है। यानी ये जो आपको ट्रिपल एक्स दे रखा है वह किस चीज़ का चिन्ह है। तो ये जो आपका चिन्ह है वह है आपका, किसका है ये आपका चिन्ह, तो आपका लोभ चिन्ह का है। किसका, तो आपके लोभ सूचक चिन्ह का। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः आपकी कौन सी बोली बोली जाती है। तो वहाँ पे जो आपकी बोली जाती है तो ब्रज भाषा वहाँ पे बोली जाती है। और ब्रज भाषा आपका आगरा, अलीगढ़, बरेली, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। और 47 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रकार के प्रदेश से हैं। तो ये सारे के सारे किस देश से हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी। तो उत्तर प्रदेश में अभी कौन सी बोली नहीं बोली जाती, तो पहाड़ी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। और 49 नंबर देखिए, 49 नंबर, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो कौन से काल के आपके ये सब संत कवि हैं, तो भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्लास वायरस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस की तैयारी करा रहे हैं। और चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ।